हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट्रॉन, जिसका आविष्कार 1929 में वर्ल्ड वार टू जब चल रहा था उस समय आवश्यकता पड़ी थी। तो ये मैग्नेट्रॉन एक हाई पावर डिवाइस, हाई फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। आइए इसके ऑपरेशन को हम देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज अ मैग्नेट्रॉन? इट इज़ अ क्रॉस फील्ड डिवाइस। क्रॉस फील्ड डिवाइस क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अभी तक हमने 3 माइक्रोवेव ट्यूब्स पढ़ी: 2 कैविटी कैलिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन एंड ट्रेवलिंग वेव ट्यूब। तो इन तीनों में क्या था? ये लीनियर डिवाइस थी, जिनको ओ टाइप बोलते हैं, ओरिजिनल टाइप। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो लीनियर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं, ना कि परपेंडिकुलर। लेकिन जो मैग्नेट्रॉन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बदला, जिसके कारण से क्रॉस फील्ड होने के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई, जिससे क्या, जो साइज ऑफ आपका ट्यूब था वो डिक्रीज हुआ। जब लीनियर बीम थी उससे क्या था, साइज ऑफ ट्यूब बढ़ रहा था। लेकिन जब क्रॉस फील्ड डिवाइस बनी, मींस परपेंडिकुलर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे डिवाइस का साइज कम हो गया। द डीसी मैग्नेटिक फील्ड एंड द डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसीलिए इसको क्रॉस फील्ड डिवाइस बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एम टाइप ट्यूब्स। ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ऑफ 4 फोर्सेस। इसमें 4 फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण से पूरा प्रोसेस होता है। पहला है एनोड डीसी रेडियल फील्ड फोर्स, दूसरा है मैग्नेटिक रोटेशनल फोर्स, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड फोर्थ इज आरएफ फील्ड अराउंड द स्लॉट ऑफ द सिलेंड्रिकल कैविटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी मैग्नेट्रॉन। कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही इजी है स्टूडेंट। जो आप यहाँ पे फर्स्ट जो रिंग है वो एनोड है, उसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो कैविटी हैं, और ये 8 कैविटी हैं, तो इसको मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन बोल सकते हैं। और उन कैविटी के बीच में जो आप स्लॉट देख रहे हैं वो गैप है। बीच में जो रिंग है इट इज़ अ कैथोड, और जो एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन करता है आरएफ फील्ड से, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है आरएफ सिग्नल को। ऑपरेशन ऑफ मैग्नेट्रॉन। फर्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन जैसा भी मैंने आपको बताया। अब उसके बाद क्या है, इसके 4 स्टेप में आपको ऑपरेशन बताऊंगा। बहुत इजी ऑपरेशन है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम, वी आउट डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं एनोड एंड कैथोड के बीच में। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वी आउट हमने अप्लाई किया। हाई वोल्टेज होता है, ये 50 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज होता है। एनोड पे नेगेटिव एंड एनोड पे आपका पॉजिटिव एंड कैथोड पे नेगेटिव है। जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जिस तरीके से अभी तक जो हमने ट्यूब पढ़ा, वहाँ पे जो हम अप्लाई करते थे, कैथोड के पास हीटर लगा होता था, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे। तो उसी तरीके से सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, उसको मैंने पाथ दे रखा है, फर्स्ट को दे रखा है एक्स, पाथ है एक्स। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे अभी मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, 0 है, B=0। तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो सीधे स्ट्रेट लाइन में होगा टूवर्ड्स कैथोड से एनोड की तरफ। मतलब एक्स जो है आपका कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, लेकिन यहाँ पे एक फील्ड होती है कट ऑफ फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम नाम देंगे कट ऑफ फील्ड। हम अभी आगे बताते हैं कि कट ऑफ फील्ड क्या होती है। तो उस कट ऑफ फील्ड से जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, थोड़ा सा रोटेट करने लगेगा ड्यू टू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स।
आप लोग ने फोर्स पढ़ा होगा, F इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस बी। V इज अ velocity of electron, B is applied magnetic field, ये मैग्नेटिक आपकी फील्ड है, E इज अ जो आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो ये क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक रोटेशनल फोर्स लगता है, एक टॉर्क अप्लाई होता है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में मूव करने लगता है, अपने पाथ को छोड़ के एक सर्कुलर रेडियल मोशन को फॉलो करने लगता है। तो जो वाई वाला आपको यहाँ दिखा रहे हैं हम, वाई शो कर रहा है एक थोड़ा सा वो सर्कुलर मोशन में होने लगा जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से कम है। फिर क्या हुआ, हमने मैग्नेटिक फील्ड को कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड हमारी कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाती है तो उस समय जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो जेड आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, ये पाथ है जो वो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनोड तक आया और वहाँ से घूम गया, फिर कैथोड की तरफ लौट जाता है। तो इस फील्ड को बोलते हैं कट ऑफ फील्ड, और जहाँ पे ग्रेजिंग द एनोड, ग्रेजिंग मीन्स वहाँ से उसको छूते हुए निकल जाता है एनोड प्लेट को। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा केस था ये। फिर क्या, हमने मैग्नेटिक फील्ड को और इंक्रीज किया कट ऑफ फील्ड से, और वो इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंच के पहले ही रेडियल फील्ड से अपने को मूव करते हुए कैथोड की तरफ मूव कर गया। फिर लास्ट में क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड कट ऑफ फील्ड से बहुत ज़्यादा हो जाती है, ग्रेटर देन BC, जहाँ पे एनोड करंट उस समय 0 हो रहा होता है, और वहाँ पे आप W को देख सकते हैं, वो शो कर रहा है W, वो सीधे रेडियल पाथ, बहुत ही कम पाथ को ट्रेवल किया और वो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दो फोर्स यहाँ भी अप्लाई हुए हैं, लेकिन हमने अभी RF इनपुट के कारण से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अभी हमने यहाँ शो नहीं किया है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अब देखते हैं कि एनर्जी कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांसफ़र करता है RF फील्ड को। अभी तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड और एनोड के बीच में इंटरेक्ट कैसे करता है अपने को, उसका मूवमेंट क्या है, कैसे मोशन कर रहा है, कैसे ऐसे फोर्स लग रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब 0 थी, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते गए तो उसने एकदम क्या सर्कुलर पाथ किया, फिर वो तुरंत कैथोड पे कलेक्ट हो जा रहा है। अब हम देखते हैं कि कैसे वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। Accumulation of charges at the end of cavities। अब ये आपका एनोड है, ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ पे हमने नेगेटिव वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर रखा है, और यहीं पे हम क्या करते हैं, RF इनपुट देते हैं। तो जब हम RF इनपुट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये ब्लू वाली जो लाइंस हैं, जो ब्लू लाइंस हैं ये आपकी RF इनपुट फील्ड है जो कैविटी के पास रहती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से फ्लो करता है, एनोड की तरफ आ रहा है, आने पे क्या होता है कि ये जो आपकी कैविटी है, कैविटी के पास चार्ज आ जाता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये चार्ज हो जाता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये एज अ कैपेसिटर की तरह शो होने लगेगा। ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। और कैपेसिटर होने के बाद यहाँ चार्ज होने के कारण से क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगी I। ठीक, तो ये जो पार्ट है इतना, ये पार्ट आपका बन जाता है एक तरीके से LC सर्किट कह सकते हैं। इस तरीके से ये पार्ट आपका वर्क करेगा, LC सर्किट की तरह वर्क करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है, पास होने के बाद RF फील्ड के पास आता है। अब RF फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू कलर के इधर है। तो ये क्या करता है कि ये फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स अप्लाई से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है, और डिक्रीज़ होने से क्या होता है, वो अपनी एनर्जी को डीएक्सेलरेट होता है, रिटार्ड होता है,
और वो अपनी एनर्जी को इस ब्लू जो कलर का RF फील्ड है उसको ट्रांसफ़र कर देता है एनर्जी। फिर इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी एनर्जी आगे मूव करता है उसी इंटरेक्शन एरिया में। मूव करने के बाद फिर RF फील्ड होती है। RF फील्ड की यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है जो उसका वो अपोजिट है उस एनोड से। आप देख रहे हैं यहाँ पे एनोड पे जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके कारण से क्या है, एक जो फील्ड बन रही है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बन रही है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। तो वो फोर्स अप्लाई करता है, फिर से इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है डिक्रीज होती है और फिर से अपनी एनर्जी को वो RF फील्ड को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पे पहुँच गया। पोजीशन 3 पे क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखी थी वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कम करता है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है और फोर्स अप्लाई होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी फिर से एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है और ट्रांसफ़र करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका फिर क्या होता है, कैथोड की तरफ कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉन बंचिंग फॉर्म करते हैं इस RF फील्ड में और बंचिंग करके एक एक करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं RF फील्ड को। तो बच्चों यही पूरा प्रोसेस है, पूरा ऑपरेशन है। आपको बस इतना ही जान लेना है कि अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को आपने अप्लाई किया, वहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा हो रहा है, फिर वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपना RF फील्ड से इंटरेक्ट करता है जो हम अप्लाई करते हैं सिग्नल, और इंटरेक्ट होने के बाद वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है कैविटी के पास जो हमारी RF सिग्नल होती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, हाई पावर सोर्सेस इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एज हाई 70 गीगाहर्ट्ज़। इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 70 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। जहाँ पे हमें हाई पावर ट्रांसफ़र करनी होती है वहाँ तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 70 गीगाहर्ट्ज़ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। सेकंड है पीक पावर आउटपुट ऑफ अप टू 40 मेगावाट और DC वोल्टेज 50 किलोवाट। मीन्स ये पीक आउटपुट पावर आपको दे सकता है 40 मेगावाट तक दे सकता है जब आप DC वोल्टेज जो V आउट जब आप अप्लाई करोगे 50 किलो वोल्ट का, फ्रीक्वेंसी उस समय होनी चाहिए 10 गीगाहर्ट्ज़। इसकी कैरेक्टरिस्टिक से अगर ये ऑपरेट किया जा रहा है 10 गीगाहर्ट्ज़ पे तो आउटपुट पावर हमको 40 मेगावाट मिलेगी और इनपुट वोल्टेज जो होगा आपका DC वोल्टेज वो 50 किलोवाट होना चाहिए। एवरेज पावर आउटपुट आर अप टू 800 किलोवाट। इसकी जो एवरेज आउटपुट पावर वो 800 किलोवाट होती है। इट्स एफिशिएंसी इज़ वेरी हाई रेंजिंग फ्रॉम 40 to 70%। आपने कैलिस्ट्रॉन में पढ़ा था उसकी 30 to 40% था, रिफ्लेक्स कैलिस्ट्रॉन में 20 to 30% था एफिशिएंसी। इसी तरीके से इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, 40 से 70% के बीच में होती है। मैक्सिमम पीक आउटपुट पावर ऑफ 250 किलोवाट एट अ फ्रीक्वेंसी रेंज 5.45 to 8.825 गीगाहर्ट्ज़। मीन्स 250 किलोवाट पावर देगा जब आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 5.45 से लेके 5.825 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। इसकी ड्यूटी साइकिल होती है 0.00012। एप्लीकेशंस, पल्स रडार इज इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन विद लार्ज पल्स पावर। क्या है कि ये पल्स जनरेट करता है मैग्नेट्रॉन और ये पल्स हमारी रडार में यूज़ की जाती है क्योंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, हाई पावर का होता है, तो इसका यूज़ रडार में किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। यूज्ड इन इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पस, यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, जो आपके घरों में ओवन होते हैं या रेस्टोरेंट में ओवन होते हैं उसमें यूज़ होता है मैग्नेट्रॉन। Voltage tunable magnetron used as a sweep oscillator in telemetry missile with CW power at 70 efficiency in 0.2 to 10 GHz range। इसका यूज़ टेलीमेट्री मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे आपकी जो टेलीमेट्री मिसाइल्स होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। वहाँ पे हम वोल्टेज ट्यूनेबल ऑसिलेटर बनाते हैं। अलग अलग फ्रिक्वेंसी अगर हमें चेंज करनी है तो वोल्टेज को अगर हम चेंज करेंगे तो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो वहाँ पे मिसाइल जहाँ टेलीमेट्री मिसाइल्स हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जहाँ पे इसकी 70% एफिशिएंसी मिलती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 0.2 से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज़ रेंज की होती है। स्टूडेंट, आप लोग को आज इस मैग्नेट्रॉन को मैंने आपको समझाया
तो नेक्स्ट क्लासेस हम देखेंगे वो डायोड जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे वर्क करते हैं। तो अगर स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस लेक्चर के लिए। थैंक यू।